जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आप सब जैसा कि जानते हैं, इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए हम मैथ का क्लास लेकर आते हैं। आज फिर से आप लोगों के लिए मैथ का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिससे आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और आप लोग जानते हैं कि रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम के डेट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ मैथ का मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जांचो, ठीक है। और देखिए, रेलवे का कुछ पैटर्न है, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए, हर चीज़ के लिए एक पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ रेलवे के पैटर्न को पता होना चाहिए आपको। तो रेलवे का जो जैसा पैटर्न रेलवे पूछता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप लोग को पता चल सके कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। तो हम रेलवे का वही बेस मान करके ही चल रहे हैं। रेलवे की हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैसे कि रेलवे के लोको पायलट की ये भी चल रही है, ALP की, उसके बाद टेक्नीशियन है, उसके बाद आप लोग का RPF का SI और कांस्टेबल है, उसके बाद आप लोग का RRB JEE का भी आ गया है। अब उसके बाद अब तीसरा वैकेंसी आएगा आप लोगों का NTPC आने वाला है, फिर उसके बाद ग्रुप D आएगा। तो आप लोग सीक्वेंस से देखिए, वैकेंसी फटाफट आ ही रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, 2024 और 25 में आप लोग जॉब ले लीजिए और रेलवे में एक सीट पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे आज फिर से मैथ का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आ गया। देखिए, रेलवे इस तरीके के क्वेश्चन को पूछता है। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो रेलवे में देखिए, ये 6/9/2022 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ग्रुप D में, ठीक है। तो अभी जो पिछला ग्रुप D हुआ एग्जाम, उसमें ये सब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आप लोग को क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम रेलवे का पैटर्न आपको पता चलेगा। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, हम देख रहे हैं ये 512 और 125 को देख करके लग रहा है कि ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है और ये जो 125 है वो 5 का क्यूब है। तो हम इस केवल इस अंदर वाले भाग को लिख सकते हैं। क्या अंदर वाले को लिख सकते हैं? 8/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर वाले भाग को हम लिख सकते हैं होल क्यूब, और इसके टोटल के बीच में क्या है? होल क्यूब है। जब इस तरीके का पैटर्न बने तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को हम जब ही घात के ऊपर घात बनता है तो घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले सिर्फ इतने वाले भाग का कितना बन जाएगा? 8 की पावर 8/5 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके ये सिर्फ हमारा इतने वाले भाग का काम हुआ। अब देखिए, ये हमारा क्या है? गुणा में है, ठीक है। ये हमारा क्या है? गुणा में है। तो यहाँ पर भी वही बनेगा, 8/5 का होल क्यूब बनेगा और k है, तो k का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3k हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे ये अगर हम देखें तो सिर्फ जानते हैं कि क्या होता है, जब भी घात अगर बेस बराबर हो जाए तो उनका जो घात होता है, अगर गुणा में है तो गुण ऐड हो जाता है। तो समझिए, देखिए, हम पहले इस वाले भाग का मान इतना लाए थे, अब ये इस वाले भाग को हम देखेंगे। अगर इसको भी हम लिख सकते हैं 8/5 के होल के पावर 3 और इंटू ये इसके पावर k है, k पहले था। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या कि 8/5 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3k गुणा हो जाता है, आपको अभी हम बताए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों आपस में गुणा है। जब भी दो बेस एक साथ में गुणा होते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि उनका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वाले पूरे भाग का मान कितना हो जाएगा? 8 की पावर 5 3k + 9, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बराबर हमें दिया गया है कितना? 8/5 की पावर कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब देखिए, हमारा ये और ये बेस समान हो गया है, तो हम घात से घात का तुलना आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3k + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 3k बराबर कितना हो जाएगा? या तो हम यहीं पे कटा सकते हैं। देखिए, 3 से 3 का 3, 3 का 9 और 3 बचे 15, ठीक है। तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये 5 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 - 3, 5 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे k का मान ही पूछा गया है, तो k का मान कितना निकल के आया है? 2, ठीक है। देखिए, इस तरीके से अगर आपकी स्पीड रहेगी तब आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को ये प्रैक्टिस करते करते ये सब सारे ट्रिक पता हो जाएंगे, कहाँ से किसको किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके से ऐड करना है, कहाँ से कम कैलकुलेशन में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सारी टेक्निक आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है 2, के का मान निकल के आया कितना 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से घात का आया है, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। कहा है पहले आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ा करिए, क्या क्वेश्चन में लैंग्वेज, जब भी इस तरीके के लैंग्वेज दिखे तो आप लोग एक बार रुक करके बढ़िया से पढ़ लीजिए करिए, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक होता है, थोड़ी सी ही बातों में घुमा देता है और आंसर हमारा गलत आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा है कि 3 की पावर 38 और 3 की पावर 39 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब पहले तो ये सिर्फ इतना दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है कि हम पहले लिखेंगे 3 की पावर 38 और क्या दिया गया है 3 की पावर 39, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल कह दिया है तो इसका मतलब है कि हमारा ये रूट में आएगा, ठीक है, ऐसे समझना है। अब इसको रूट में आएगा तो अब हम जानते हैं कि अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। देखिए जब भी देखिए दो बेस एक ही समान है तो घात अलग अलग है, तो हमें कॉमन लेना हो तो जिसका घात कम होता है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, 3 की पावर 38 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कितना 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मान होता है 3 ही होता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या आएगा रूट में, ये 3 की पावर 38 है, अगर रूट से बाहर आएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और गुणे ये कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 से कितना हो जाएगा 2, 2 गुणे 3 की पावर 19, 2 गुणे 3 की पावर 19 किसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इस तरीके से आप अगर आपकी स्पीड रहेगी तो आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप जान लीजिए कि एग्जाम अब सिर्फ स्पीड पर टिका है, अब जितने भी कंपटीशन है आपकी स्पीड पर ही टिके हैं। तो आप लोग स्पीड और कैलकुलेशन को इस तरीके से मेंटेन करके चलिए कि एग्जाम में कभी फंसे ही ना, मतलब आप किसी भी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन को लेकर चलें तो आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। दोबारा हमें पीछे दूसरा मेथड लगाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से आप लोग अपने को तैयार करते रहिए। चलिए ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस ही करना ही है इसमें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया है, कहा है कि निम्नलिखित कौन सबसे बड़ा है। तो जब भी भिन्न में देखिए, भिन्न में बड़ा छोटा ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि जो इन भिन्न है इन भिन्न का अंतर कितना है। जैसे यहाँ पे देखिए कहा है 15/16, 15/16 कहा है। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या 24/25 है, 24/25 है, ठीक है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमारी है 34/35 है, ठीक है। अगला क्या है 19/20 है, 19/20 है। ये 4 संख्याएं हैं। तो हमें देखिए इस फ्रैक्शन को हम आसानी से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। तो पहला नियम इसमें ये होता है कि इनका जो अंतर होगा अगर वो समान हो जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर अंतर समान हो जाता है तो जो, जैसे देखिए हम आपको छोटा सा उदाहरण लेकर समझाते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। हम अगर कह रहे हैं कि 1/2 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, तो आप यहाँ पे अगर हमें सिर्फ चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा और 3/4 का मतलब होता है कितना 75%, मतलब पौने लगभग आधा से ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर कितना था 1 का, यहाँ पे अंतर कितना था 1 का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बड़ा छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें जो अंश है वो क्या है, बड़ा है। तो इसी तरीके से बस इसी एग्जांपल को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ भी हर जगह कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। जब अंतर समान हो तो उसमें हम सिर्फ अंश को चेक करेंगे, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो हर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देखिए अगर अंतर समान है तो हम देख रहे हैं 34 से बड़ा कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा 34/35। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करते रहेंगे तो आसानी से लगा लेते हैं। अगर इसमें अगर ये अंतर समान नहीं होता तो भी हम आंसर कैसे देते उसको भी समझे रहिए कि जब भी अगर हमें सिर्फ 2 लोगों में पता करना हो तो 2 लोगों में पता करना हो तो बस हमें क्या करना होता है, तीसरे गुणा कर लो, जो बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। 2 में तुलना करना होता है तब। लेकिन अगर 2 से अधिक हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, अंतर हमें समान करना पड़ेगा। अंतर समान करने के लिए उनके एलसीएम लेंगे। जैसे आगे हम कुछ क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई करके आप लोग को और अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा से है। अलजेब्रा में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कभी आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कभी कभी इसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे पता, कभी कभी देखिए यहाँ से x/y यहाँ पे दिया है, x/y बराबर दिया है 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट x का मान और y का मान
3 और 2 ले सकते हैं, लेकिन कोई एक कंडीशन, कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे बनते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं। वो कहाँ होता है समझिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या हमसे दिया क्या क्या है, पहले हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, आप लोग पहले एक चीज पढ़े होंगे, जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हमें एक चीज और सिखाई जाती है कि किसी भी समीकरण का हमें घात पता चल जाए, बहुपद का, किसी भी बहुपद का हमें कोटि जिसे कहते हैं पता चल जाए, या उनका घात। देखिए यहाँ पे जो उनका घात बनेगा वो कितना, ऊपर वाले का 2 बनेगा और नीचे वाले का भी 2 बनेगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एक में क्यूब हो जाता, एक में स्क्वायर रह जाता, तो हमारा ये डायरेक्ट हम आंसर नहीं रख सकते थे। यहाँ में हम डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका जो घात है मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हर जगह स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x और y का मान रख करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान 3 है, y का मान 2 है, 3 का स्क्वायर रखेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ठीक है। या तो डायरेक्ट यहाँ पर भी हम x प्लस वाई वाला फार्मूला लगा कर भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 13/5। इनका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 13/5। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श की को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, ठीक है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या क्या होगी। मतलब समझ लीजिए एक तरीके से रूम में टाइल्स बिछाना है, ठीक है, फर्श में टाइल्स बिछाना है, और वो टाइल्स कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, और वो अधिकतम आकार का होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, मस है। आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए हैं। तो देखिए 12 और कितना है, 8 है, 12 और 8 का मस अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें एचसीएफ पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम जानते हैं कि वर्गाकार, ये एचसीएफ की उसकी क्या है, भुजा की मान है, ठीक है। तो ये जो टाइल्स होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, और टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 8, और इससे भाग देंगे कितने से, 4 गुणे 4 से। मतलब एक टाइल्स की एक पूरे फर्श के क्षेत्रफल में से एक टाइल्स का भाग देंगे तो हमें टाइल्सों की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8, और ये कटाएंगे 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, 6 टाइल्स। तो 6 टाइल्स हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। देखिए कहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ठीक है, 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए कैसे लगाया जाता है। देखिए हमें क्या कह दिया गया है, हमसे कहा है कि 5 इसका क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। किसी भी संख्या को मानते हैं, कोई संख्या हम अगर हमारा एचसीएफ दे दिया है तो हम संख्या को कैसे मानेंगे ये समझिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5a, और एक 5b हो जाएगी, 5b। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो हम इस तरीके से ये दो संख्याएं मान लेंगे। और हमसे कहा है कि यदि कहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम और लघुत्तम देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, ठीक है। तो अब इसी को हम रखेंगे, देखिए फर्स्ट गुणे सेकंड को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5a इंटू 5b, ठीक है। अब एलसीएम कितना है इनका, एलसीएम कितना है 210, और गुणे एचसीएफ कितना है 5 है। तो ठीक है 5 से देखिए 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से कटाएंगे तो ये 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमारा a इंटू बी का मान कितना निकल के आया है, 42, ठीक है। a इंटू बी का मान निकल के आया है 42। तो हम 42 का गुणनखंड करेंगे। 42 का हम कितने गुणनखंड कर सकते हैं, देखिए 42 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लिखेंगे 4 गुणे 3, 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 7, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 3, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं 21 गुणे 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं
42 गुणे 1, यही 4 ठो हम लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ए और बी का। अगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी हो जो कितने के अंदर में होनी चाहिए, 25 और 40 के बीच में। ठीक है, तो देखिए अगर a इंटू बी का मान ये तो है, अगर हम सब में 5 5a और 5b का मान, अगर हम अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5a मतलब हो जाएगा कितना, अगर हम इसे 6 पंचे 30 हो जाएगा 30, और कितना हो जाएगा 7 में b का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा 7 पंचे 35। ये देखिए हमारा 25 और 40 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो मान होगा 30 और 35 हो सकता है। दूसरा कोई देखिए, दूसरा अगर हम इसको a मानते हैं, a को माने हैं कितनी 5 बार, a का गुणा करेंगे 14 पचे 70, तो देखिए ये 40 से ज्यादा हो रहा है, तो हमारा ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। 21 में अगर हम 5 से करेंगे तो ये भी 105 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 42 में तो एक्स्ट्रा पहले से है, तो हमारा सिर्फ ऐसी केवल एक ही पेयर बन रहा है, कौन सा, ये वाला, कौन सा 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 पंचे 30 और कितना है 7 पंचे 35, एक संख्या 30 होगी और एक संख्या कितनी हो जाएगी 35। अब हमसे इनका योग पूछा है, अगर हम इनका योग करेंगे तो 30 और 35 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था, इसको बढ़िया से समझना है। आप लोग फिर से पीछे जाकर के भी समझ लीजिएगा। बस इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट लगा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है एक, और एक एलसीएम और एचसीएफ से आप लोग यहाँ से जब ए और बी का मान निकाल लेंगे तो ए और बी का ऐसा कोई गुणनखंड याद करेंगे जिनका गुणनखंड 25 और 40 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 62% जनसंख्या जो है शिक्षित है, और कहा यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन में बस दो ही चीज हमें दिख रहा है, शिक्षित और अशिक्षित, तो हम यही मान के चलेंगे कि कुछ लोग शिक्षित हैं और कुछ लोग अशिक्षित है। तो यहाँ पे अगर 62% लोग शिक्षित हैं, कभी भी देखिए कहा है कि हमेशा कोई भी जनसंख्या को हम मानते हैं 100%, अगर 62% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने लोग होंगे 38%। ठीक है, 38% क्या लोग होंगे, अशिक्षित लोग होंगे। और हमसे कहा यहाँ पे दिया गया है 24,567, 24,567, ये कितने का मान हो जाएगा 38% का, क्योंकि ये 38% लोग ही का है अशिक्षित हैं। हमसे पूछा कितने के आगे है 62% का मान पूछा गया है, क्योंकि 62% लोग क्या है शिक्षित है, और शिक्षितों की ही संख्या पूछी गई है। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये जाएगा 19 बार और ये जाएगा कितना 31 बार। ठीक है, अब ये 19 से कटाएंगे तो ये जाएगा कितना बार, देखिए 19 से कटाएंगे तो ये जाएगा 19 का 19 बचा, यहाँ पे कितना 5 और 55 हो जाएगा, 55 19 दूना 38, 19 3 57 होता है, नहीं हो जाएगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38 प्लस अब उसके बाद 38 और 19 3 57 होता था, तो 2 माइनस 17 बच रहा है और 176 बन रहा है। ठीक है, 19 के बाद 19 का पढ़ा है 19 8 152, 19 9 171 होता है, 19 9 171 होता है। तो यहाँ पे बचेगा कितना 5 और 5 और 7 के साथ बनेगा 57, 19 दूना 38, 19 3 57। ठीक है, 19 3 57 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 31। तो इकाई का अंक हमारा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो इकाई का अंक इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, तो ये दोनों हमारे कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब फिर गुणा करके चेक कर लेते हैं, बहुत बड़ा गुणा नहीं है। तो कहा है कि 1293 गुणे कितना 31 करेंगे तो 1293 हो जाएगा, और 8 3 का पहाड़ा 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 3 1 का 3। ठीक है, 3 उतरेगा 9 8 18 का हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 3 1 4 3 1 गलत हो रहा है क्या, 2 2 18 6 2 8 1 9 3 त्रिक का 9, ये यार गलत कर दिए ना ये कैलकुलेशन। 3 का पढ़ा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ये 3 9 27 3 1 का 3 3 2 5 ये आएगा। ठीक है, गलत हो रहा है, 3 त्रिक का 9 3 9 27 3 दूनी 6 6 2 8 3 1 का 3, अब सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3 9 9 8 18 का 3 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10, 3 1 4, 4 0 0 8 3, 4 0 0 8 3, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मत के अंतर से जीत हासिल किया। अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें भी वही सेम चीज लगाना है। कोई भी जनसंख्या होती है हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% में से अब देखिए कहा है कि 48% वोट किसे मिला है, हारने वाले को 48% मिल गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है कि जो जीता है उसे इससे 3% एक्स्ट्रा मिला है। कितना मिला होगा तब, 51% इसे मिला होगा। ठीक है, 48 और 51 तो बच रहा है कितना, 1%। 1% मत क्या होगा तब, अवैध होगा। ठीक है, 1% मत ही 1% मत ही क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है, 3% का अंतर है। 3% का अंतर ही हमें दिया गया है कि उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, मतलब यही 3% मान दिया गया है 6000। ठीक है, और 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। हमसे यही पूछा गया था कि कितने मत अमान्य है, तो कितने मत अमान्य है, 1% मत अमान्य है, तो 1% का मान कितना निकल के आएगा, 2000, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहा है कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को समझना होता है कि हमें पहले ही हम फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे और रेशियो मेथड कैसे लगाता है। देखिए, जब भी कह दे कि 60% का लाभ हो जाएगा तो हम 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। ये बहुत कुछ नहीं है, समझिए ये कुछ नहीं है, 60/100 होता है। फ्रैक्शन को अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये हटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटाएंगे तो ये 3/5 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग मान याद कर लीजिए क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 होता है। अगर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, पहले क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हम यहाँ पे अगर हम प्राइस का अनुपात याद करें तो प्राइस पहले अगर 5 रुपए का था तो अब कितने का वो बेचा है, 5 रुपए का अगर खरीदा है तो कितने का हो जाएगा, ये उसका सीपी हो जाएगा और ये उसका एसपी हो जाएगा। सीपी 5 का खरीद के वो 8 का बेच रहा है, तो जो हमारा वस्तु होगा इसका जस्ट वस्तु का जो रेशियो बनेगा उसका जस्ट उल्टा बनेगा। उल्टा कितना बनेगा कि वस्तु 8 जो अगर इतने में 8 वस्तु थे तो अब बेच कितने का रहा है, वो वस्तु की संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। उनका जो रेशियो होता है हमेशा उल्टा बन जाता है। ये किसका है, ये वस्तु का रेशियो है। ठीक है, ये इसका प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए कहा है कि ये जब इसे 60% लाभ पर बेचता है तो कितने यूनिट बेचता है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की जगह कितना दिया गया है, 15। 5 यूनिट की जगह कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार। तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। अब इसका मतलब ये है कि कोई सामान जो नींबू था उतने रुपए में 3 रुपए में 24 खरीदा था और 3 रुपए में का बेच कितना रहा है, 15 बेच रहा है। हमसे पूछा गया है कि वो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। अगर उसने 3 रुपए में 24 नींबू खरीदे हैं तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 नींबू। इसका मतलब है कि वो 1 रुपए में 8 नींबू खरीदा था। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता है 1 रुपए में कितने नींबू बेचा था तो 3 से भाग देंगे तो वो 5 बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितना नींबू खरीदा गया था, कितना नींबू खरीदा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपए में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये जो 960 है ये कितने यूनिट का मान है। अगर 4% की हानि हो जाएगी तो वो सामान कितने की बिकी होगी, 96% की। तो इसका जो 100% होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए अगर ये 96% का मान 96 है, ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 10 हो जाएगा। तो 4% का मान कितना हो जाएगा, 40 रुपए का उसे क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। अगर यहाँ पे देखिए समझिए बढ़िया से कि देखिए अगर वो 4% की हानि पर बेची गई है तो वो 96% में बेची गई है, उसका मान कितना है, 960 है। तो यहाँ से 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1% का मान निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा।
ठीक है, क्योंकि 96 से 96 एक बार 10 बार में चला जाएगा। तो 1% का मान अगर 10 रुपया है, मतलब अगर उसे 1% की हानि हुई होती तो 10 रुपए की हानि होती, लेकिन कहा है कि 4% की क्या हुई है, उसे हानि हुई है, तो कितने की हानि हुई है, 40 रुपए की। यहाँ पे रुपए की हानि कितनी हो गई है, 40 की। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 20% का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। तो कोई संख्या 20% 100% होती है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ ऐड हो जाता है, तो कह सकते हैं कि वो 120% होगी। 120% का मान हमें दिया गया है कितना, 840 दिया गया है। ठीक है, अगर 120% का मान 840 दिया गया है तो हमें अगर 1% का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 1% का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए 12 से 84, तो 1% का मान कितना निकल के आएगा, 7 आएगा। तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 20% का मान निकालें तो यहाँ पर भी 20 से क्या हो जाएगा, गुणा, मतलब कितना हो जाएगा, 140 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ था, 40 रुपए का क्या हुआ था, हानि हुआ था, और यहाँ पे लाभ हुआ है। तो उसे टोटल लाभ हुआ, हानि क्या हुआ है, देखिए टोटल लाभ हानि, तो टोटल 140 रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ ना, यहाँ पे हानि हुई थी। तो अगर हमें टोटल निकालना हो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 रुपए का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, हानि तो होगी ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। ठीक है, बस वही सेम चीज जैसे अभी पिछला क्वेश्चन लगाया है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए, कभी भी छूट देने के बाद अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ पे सीपी और एमपी का एक रेशियो बनता है। वो क्या बनता है समझिएगा, कि देखिए कहा है कि सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का जो रेशियो बनता है इस तरीके में, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देखिए कहा है कि 8% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो कितना हो जाएगा, 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं क्या 23 से कट रही हैं, 23 चौके 92 और 23 पंचे 115, 4 और 5 का रेशियो बन रहा है सीपी और एमपी का। कहा है कि यदि विक्रय मूल्य जो है वो 1680 हो तो 16% की क्या होती है, उसे हानि होती है। ठीक है, तो उसका उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए हम कितने आसानी से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कहा है कि जो 1680 है, ये 1680 में अगर वो बेचता है, 1680 में अगर वो बेचता है, 16% की हानि होगी तो वो कितने का बेचेगा, 84% का। यहाँ से हमें अगर सीपी निकालना हो, सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो ये 84 से 84 दूना 168 होता है, और ये कितनी बार, 20 बार, मतलब सीपी इसका कितना हो जाएगा, 2000 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000। तो ये देख रहे हैं 4 से 2000 होने में कितना हुआ है, गुणा हुआ है, 500 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें 500 से गुणा करेंगे तो हमारा एमपी निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 2500। एमपी जो होगा उसका कितना हो जाएगा, 2500। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 18 और 72 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती बराबर होता है, क्या होता है, तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए। बी किसको मानेंगे हम, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। ठीक है, 72 गुणे 72 बटे 12। ठीक है, पहले जो होता है उसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला यही होता है, बी स्क्वायर अपान ए होता है। ठीक है, 12 से कटाएंगे तो 12 से 72 और 6 दूनी 12, 6 से 42, 43, 432। 432 देखिए है कोई कुछ गलती हुआ है क्या, देखिए बी स्क्वायर अपान 18 है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए हम 12 लिख दिए हैं। देखिए 72 गुणे 72 बटे कितना है, 18 है। ए का मान कितना है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 18 का 18, 18 चौके 72, 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28। ठीक है, 288 आएगा, कितना आएगा, 288। देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऐसे ही स्पीड के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ। ठीक है, जितनी स्पीड से हो सके। आप लोग हमेशा हर क्वेश्चन में देखिए कुछ न कुछ हम आप लोगों को टेक्निक सिखा रहे हैं ताकि आपकी स्पीड इसी तरीके से बनी रहे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आया है। कहा है कि लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपए का लेकर के निवेश किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इनका रेशियो लिखो। देखिए 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो वहाँ भी है, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 48 और 72 कौन कौन है, लक्ष्मण को एल और भरत कौन लिख सकते हैं, बी। ठीक है,
और कह सकते हैं कि व्यवसाय शुरू किया। 6530 रुपए के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए, अब अगर इसमें टाइम समान है, अगर टाइम समान है तो जो उनका लाभ का रेशियो होगा उनके पूंजी के रेशियो में ही बराबर, जितना जितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी के रेशियो में क्या होगा, उनको प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर इनका रेशियो देखें तो कितना होगा, 24 गुना 48 और 24 तिया 72, 2 और 3 के रेशियो में इनका जो पूंजी का अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 का अनुपात है। ठीक है, तो इनका जो लाभ भी होगा वो भी 2 और 3 के अनुपात में ही होगा। लाभ कितना हुआ है, 6530 हुआ है। तो टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात कितना है, 5 है। ये कितने का यूनिट का मान है, 5 यूनिट का मान है। पूछा है कि भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भरत का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। 5 में से 3 यूनिट कितना किसका है, भरत का है। तो अब यहाँ से हम करा के देख लेंगे, ये जाएगा कितना, 13 × 5 = 65 और 0 और 6 × 5 = 30। ठीक है, 1365 30 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 13 × 3 = 39 और 15 कितना हो जाएगा, 39 15। 39 15 किसी में है, फिर से गुणा करते हैं, ये 5 × 6 = 30, यहाँ पे 6 आएगा। ये देखिए 1306 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 3 = 39 और 6 × 3 = 18 कितना हो जाएगा, 3918। तो जो भारत का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 3918, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, हिमांशु है, ठीक है, और एक लकड़हारे के रूप में है। ठीक है, जो 2 गुना अंकित से 2 गुना सक्षम है। हिमांशु और अंकित 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अंकित अगर 1 है तो हिमांशु कितना हो जाएगा, 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। इनका जो क्या है, इनका क्षमता का अनुपात है। ठीक है, इनके क्षमता का अनुपात हमें पता चल गया है। कह रहा है कि वे दोनों मिल करके काम को 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलेंगे तो कितना, इनकी क्षमता 2 और 1, ठीक है, मिला के कितने दिन में, 16 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो ये हमारा टोटल क्या निकल के आएगा, यही हमारा टोटल वर्क में निकल के आएगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 16 × 3। और कह रहा है समाप्त कर सकते हैं। तो अंकित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, अंकित का क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 से हमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48, 16 गुणे, देखिए ये हमारा टोटल वर्क निकल के आया। अब इस वर्क को हमें किससे कराना है, अंकित से कराना है। तो हमें भाग कितने का देना होगा, 1 से, क्योंकि अंकित का जो क्षमता है कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 16 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो जो अंकित है वो कितने दिन में करेगा काम को, अकेले 48 दिन में पूरा काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इस तरीके के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ही बार रेलवे पूछता है। देखिए रेलवे एनटीपीसी 3/2/2021 मतलब पिछले जो रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी कहा गया है उसी को हमें आगे करते हुए चले जाना है। कहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10 पुरुष हैं, ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। हम जानते हैं कि क्या होता है, 10 पुरुष 10 मैन, अगर टाइम से क्या होता है, गुणा होता है, तभी हमारा वो टोटल वर्क निकलता है। अब इसी काम को कौन कर रहा है कि 6 दिन के बाद 5 और पुरुष आ गए, तो मतलब 6 दिन तक तो 10 मैन कितने दिन तक काम किए हैं, 6 दिन तक, प्लस और क्या हुआ है कि 5 और पुरुष आ गए। पहले कितने थे, 10 थे, अब कितने हो जाएंगे, 15 पुरुष हो जाएंगे, और कितने दिन तक करेंगे, ये 100 दिन तक। ठीक है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, बस यही सॉल्व करना था। 10 × 6 था, ये 10 × 18 है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 m × 12। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा कितना, 15 m × x। ठीक, अब इसको यहाँ पे कटाएंगे, देखिए m से m को कटा देते हैं, 15 से कटाएंगे तो ये 5 दूनी 10 और ये 5 तिहाई 15, 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 और ये 4 दूनी 8, तो x का मान कितना निकल के आएगा, 8। तो जो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन, जो कि कितना सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का कुछ क्लास ले लिए हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझाए हैं, उसको जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा। देखिए कभी भी कह रहा है कि 8 वर्ष में अवधि में क्या हो रहा है, स्वयं का दोगुना, मतलब मूलधन के बराबर हो रहा है। हम मान लेते हैं कि कोई एक मूलधन P है, ठीक है, कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर अगर उसका ब्याज हो जाएगा तो अब ये कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ठीक है। मतलब P से 2P होने में उसे कितना टाइम लगा है, मतलब 100%। P का मतलब होता है कोई भी प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, और 100 से 100% प्लस होगा, मतलब मूलधन के बराबर कितना हो जाता है, 100% होगा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। यही कहा है कि ये पूरा प्रोसेस होने में उसे कितने समय लगे हैं, 8 वर्ष लगे हैं। मतलब उसे 100 होने में कितने वर्ष लगे हैं, 8 वर्ष। और हम जानते हैं साधारण ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो 100 होने में अगर 8 वर्ष लगे हैं तो एक वर्ष में जो होगा वही उसका ब्याज का दर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रेट निकालना है तो 100 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए घटेगा कितनी बार जाएगा, ये देखिए कहा है कि ये 100%, ये तो हमारा 100% ही है ना, 100% तो होता ही है। ये 100% होने में उसे कितना समय लगा है, 8 वर्ष लगा है, ठीक है। 100% होने में 8 वर्ष लगा है, तो एक वर्ष में जो निकलता है वही उसका क्या होता है, रेट होता है। तो बस 100 में से 8 के भाग देंगे तो आएगा कितना, 12 सही 1/2%, 12.5%, ठीक है, या 12.5%, कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे और अच्छे से समझिएगा, कहा है कि 5 वर्षों में क्या हो रही है, स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। कोई वस्तु हमेशा जानते हैं कि वो 100% होता है अपने में, और वो 3 गुना हो जा रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है, 300% हो रहा है, ठीक है। और इसे होने में कितना ये एक्स्ट्रा बढ़ा है, 200% बढ़ा है। ये 200% बढ़ने में उसे कितना वक्त लगा है, 5 वर्ष लगा है। कितना वर्ष लगा है, 5 वर्ष लगा है, ठीक है, 5 वर्ष लगा है। कहा है कि 5 वर्ष लगा है तो इसे 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 5 गुना, अब देखिए यहाँ से 100 से कितना कराना है, इसे 100 से कराना कितना है, 5 गुना मतलब 500%, ठीक है। तो अंतर कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, यहाँ पे 400% का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 200% होने में अगर साधारण ब्याज है, 200% होने में अगर उसे 5 वर्ष लगे हैं तो 400% होने में कितना लगेगा, इसका डबल बन रहा है तो टाइम भी डबल लगेगा। तो कितना लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। यहाँ पे अगर 5 वर्ष लगा है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 10 वर्ष, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। कुछ नहीं कहा है कि कोई भी संख्या अपने में क्या होती है, 100% होती है। अगर कहा है 3 गुना हो रही है तो वो 300% हो जाएगी, ठीक है। कितना बढ़ेगा, 200%। इस 200% को बढ़ने में उसे टाइम कितना लगा है, 5 वर्ष लगा है। इसी प्रकार आप समझिए, कहा है कि ये 100% कोई संख्या अपने में होती है और स्वयं का उसे 5 गुना होना है तो 500% हो जाएगी। वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसमें, 400%। तो 200% होने में उसे 5 वर्ष लगा है तो 400% होने में कितना लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान लगता है, इसलिए जो यहाँ पे टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 वर्ष लगेगा। तो देखिए आप लोग को कुछ ना कुछ हर टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लोग को ट्रिक सिखा रहे हैं जिससे आपकी स्पीड एकदम बेहतर से बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से अगर परफॉर्म करेंगे तो निश्चित ही आप लोग एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, ठीक है, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरुआत करें, आप लोग के दिमाग में यही होना चाहिए, पहला यही होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कहाँ से शुरुआत करें। तो यहाँ पे हमेशा रेशियो, ये इसको रेशियो मेथड से लगाइएगा, सबसे बेहतर मेथड वही है। तो कहा है कि एक आदमी को अपनी आयु बेटे से 5 गुना है, 5 गुना है, तो कह सकते हैं कि ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है। कहा है कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले क्या था, उसकी जो आयु थी ये 5 था और ये 1 था, ठीक है। उसके बाद कहा है कि अब 10 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने बेटे से क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है। ये कितना हो रहा है, 1, तो इसका कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब क्या है कि देखिए 6 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो टोटल इनके जो आयु का अंतर है यहाँ से यहाँ तक होने में, ये जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, इसमें कितना वक्त लगा है, 10 और 6, 16 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। कितने वर्ष का लगा है समय,
16 वर्ष का समय लगा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहाँ 1 से लेकर के यहाँ 1 से 1 ही हो रहा है। तो यहाँ भी अंतर भी समान होना चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष ये भी बड़ा होगा तो 16 वर्ष ये भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका अंतर समान आना चाहिए। अब इस अंतर को समान करने के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए रेशियो अंतर कितना है, 2 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का है। तो हमें क्या होगा, ये वाला अगर अंतर हम समान कर ले तो ये वाला अंतर अपने आप ही समान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये 4 है, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 3 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 से यहाँ आने में कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट, और 1 से 2 होने में कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट। देखिए ये 2 ये भी हमारा क्या हो गया है, समान हो गया है। अब यहाँ पे हमें जो पूछा है हम आसानी से बता सकते हैं। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये 10 वर्ष बाद वाला है और ये 6 वर्ष पहले वाला है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 16 है। यहाँ तक यहाँ इसके पुत्र की आयु कितनी थी, 16 थी। ये कब थी, 6 वर्ष पहले। अब वर्तमान अगर पूछ रहा है तो 6 वर्ष में उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 16 में हम 6 वर्ष ऐड करेंगे तो इसकी क्या निकल के आएगी, वर्तमान आयु। तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 22 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको रेशियो मेथड से एकदम शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट ट्रिक के साथ बढ़िया से समझाया। ये अगर आप लोग के इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आप लोग के क्लियर रहेंगे तो आप डेफिनेटली, हम कह रहे हैं कि एग्जाम के 25 क्वेश्चन 20 है तो 20 क्वेश्चन 35 है तो 35 क्वेश्चन को पूरा का पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, आपका अगर मैथ पूरी तरह से सही हो रहा है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस की वजह से आपका जीएस और रीजनिंग और आपका जो भी साइंस है कुछ अपने आप अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर आपका मैथ क्वेश्चन अगर 100% सही हो जाता है ना, तो आपका वहाँ पे दिमाग और ओपन हो जाता है और खुल जाता है, जिससे अगर आप मैथ में ही अटक जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए, आप कोई भी एग्जाम देकर देख लीजिए, अगर आप मैथ में ही अटक जा रहे हैं तो आप 2-4 क्वेश्चन आप रीजनिंग के गलती करके चले आएंगे, 2-4 क्वेश्चन आप जीएस के गलती करके चले आएंगे। ये सब मैथ्स, अगर मैथ से आपका दिमाग एकदम खुल गया है, मैथ में अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, आपकी 100% कॉन्फिडेंस है, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आ गया है कि एडवांस मैथ का 24 सेमी 28 सेमी विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, जिसका एक कोण 120 डिग्री है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा है कि विमाओं वाले एक आयत है, ठीक है। आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, 2l + b। अगर हम इसे l माने इसे b माने तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 28 कितना होता है, 52, 2 × 52 तो कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, कितना हो जाएगा, 104। अब इसी परिधि के इसी परिमाप वाले क्या बनाया जाता है, एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। तो देखिए समचतुर्भुज ऐसे बनता है, ठीक है। ये एक हमारा समचतुर्भुज है जिसकी कहा है कि, देखिए बढ़िया से हम आप लोग को बनाते हैं। देखिए ये एक हमारा क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक। ये हमारा एक समचतुर्भुज है। ये इनका परिमाप जो है वो 104 है। तो इसको हम अगर भुजा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, भुजा का मान हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, मतलब ये आएगा कितना, 26, 26, 26 और 26। ठीक है, और हमसे कहा है कि इसका एक कोण जो है वो 120 डिग्री है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में जो उनका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और उनके कोण को आधे आधे में बांटते हैं। ठीक है, आधे आधे में बांटते हैं। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अगर 120 में 60 ये होगा, 60 ये होगा, इसी तरह ये 60 होगा और ये 60 होगा। ठीक है, दो कोण, अगर ये 60 है और ये 60 है, ठीक है, ये 60 है और ये 60 है। और हम जानते हैं कि क्या होता है कि समचतुर्भुज में जो उनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं। मतलब इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 60 है और ये 90 है तो ये कितना बनेगा, ये हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे 30 बनेगा और ये भी 30 बनेगा। तो अब देखिए, आप अगर हम इस यहाँ पे देखें एक चीज देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 60 बन रहा है और ये टोटल मिला के 60 बन रहा है, ये भी 60 बन रहा है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक जानते हैं जब भी किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अगर उनके कोण बराबर हैं तो कोण अगर बराबर होना है तो कितने के होंगे? 60 डिग्री का। अगर तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। मतलब सभी भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज। अब देखिए हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें समबाहु त्रिभुज दिख गया। समबाहु त्रिभुज दिख गया है तो ये 26 है, ये 26 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम देखें 2-3 कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे जान ही गए हैं, जब त्रिभुज का हमें पता चल गया कि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। हम सिर्फ इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखें तो क्या होता है? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 26 है, तो 26 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? देखिए ये तो एक त्रिभुज का हो जाएगा और एक त्रिभुज और है, तो हम एक त्रिभुज और है तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो हमें इस पूरे समचतुर्भुज का क्या पता चल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम 2 से 2 कटाएंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं 26 का कितना होता है? 576 होता है। ये 2 बार है, 2 से ये और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो 288 और एक कड़ी में 3 है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 288 कड़ी में 3। 288 कड़ी में 3 देखिए कोई है? 288 कड़ी में 3 नहीं है तो हमें क्या किया गया है? हो सकता है देखिए हमें हमारा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुआ है। 26 का कितना होता है? 26 का 576 होता है ना। 24 को होता है, 26 का 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है, सॉरी 676 होता है। 676 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 26 का स्क्वायर होता है 676, उसको करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, तो 338 कड़ी में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 338 कड़ी में 3। 338 कड़ी में 3 कौन सा है? देखिए 338 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा है कि a प्लस बी बराबर 56, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अलजेब्रा का। तो देखिए इसमें 2-3 फार्मूले आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो बनता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है। अगर हम a प्लस बी को अगर लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक माइनस 2ab पहले से है। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो क्या निकलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4ab। ठीक है। अब हमें ये किसका मान है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या क्या मान दिया गया है, हम मान रख करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान दिया है 496। ठीक है। a प्लस बी का मान कितना दिया गया है? 56 का स्क्वायर। ठीक है। माइनस 4ab। अगर हम कटाना चाहें तो कटा भी सकते हैं, बाकी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 56 का स्क्वायर कितना होता है? अब जब भी जान लीजिए कि 56 का स्क्वायर करना है तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा 56 6 62, 62 का आधा होता है 31, 31 और 6 4 36। ठीक है। 31 36 हो जाएगा 56 का स्क्वायर माइनस 4ab, और यहाँ पे होता है 496। ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ से ab का मान निकालना तो ab को हम इस तरफ ले आएंगे तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या? 4ab बराबर हो जाएगा, या तो यहीं पे हम 4 से कटा भी सकते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिए। 3136 में से 496 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 496 घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बच रहा है क्या? 0, और 30 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 26। ठीक है। 4 से कटाएंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 0, तो a इंटू बी का मान कितना निकल के आएगा? 660, और यही हमसे पूछा है a और b का गुणनफल। तो देखिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये आज का आखिरी सवाल था। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाते चलिए। ठीक है। ऐसे ही मस्त से मिलते हैं बढ़िया बढ़िया क्लासों के साथ अगले दिन। धन्यवाद।